हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हम पढ़ रहे थे शिक्षण विधियां, जिसमें अपन आज पढ़ेंगे आगमन विधि। से पहले हमने पढ़ी थी प्रयोजना विधि और उसके सोपान गुण दोष जो भी हैं वो पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे आगमन विधि। यहाँ पर दो विधियां साथ में चलती हैं, एक आगमन विधि और दूसरी चलती है निगमन विधि। पहले अपन ये पढ़ेंगे और उसके बाद में ये पढ़ेंगे। ऐसे ही दो विधियां और साथ में चलती हैं, एक होती है विश्लेषण, एक होती है संश्लेषण, एनालिटिक एंड सिंथेटिक। दोनों साथ में चलती हैं, ठीक है। ये भी अपन साथ साथ में पढ़ेंगे। वैसे ही ये दोनों जो विधियां हैं वो भी अपन साथ में पढ़ेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में, आगमन विधि के बारे में, कि आगमन विधि क्या होती है और इसके बारे में किस प्रकार से बालकों को हम शिक्षित कर सकते हैं, या फिर इसके माध्यम से किस प्रकार से बालकों को एक प्रकरण का अध्ययन करवा सकते हैं, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आगमन। आगमन का मतलब होता है एक प्रकार से वह विधि जिसमें उदाहरणों की सहायता से बालक को नियम तक पहुंचाया जाता है। यानी वो विधि जिसमें हम अलग अलग उदाहरण लेते हैं, अलग अलग दृष्टांत लेते हैं और उसके माध्यम से हम कहां तक पहुंच जाते हैं, नियम बनाने तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसी विधि को क्या कहा जाता है, आगमन विधि कहा जाता है, या वो विधि आगमन विधि कहलाती है। तो यूं कहा जा सकता है कि उदाहरण की सहायता से नियम बनाना, ये चीज क्या कहलाती है, आगमन कहलाती है। उदाहरण की सहायता से नियम बनाना, जो भी कोई उदाहरण होता है हम वो लेते जाते हैं, बहुत सारे उदाहरण हम लेते चले जाते हैं और फिर एक प्रकार से क्या बन जाता है, इसका एक नियम बन जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आगमन विधि कहते हैं। ऐसे ही इसकी विपरीत एक विधि है जिसे कहते हैं निगमन विधि। उसके बारे में हम देखेंगे। निगमन में क्या होता है, पहले नियम लेते हैं और फिर नियम की सहायता से क्या करते हैं, उदाहरण तक हम पहुंचते हैं। तो वो विधि होती है निगमन। इसका हम बाद में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं उदाहरण की सहायता से नियम बनाना। यानी बालकों को हम कोई भी चीज सिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, अनेक प्रकार के उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे और बहुत सारे उदाहरण को प्रस्तुत करने के पश्चात हम कहां तक पहुंच जाएंगे, नियम तक पहुंच जाएंगे। तो ये विधि कहलाती है आगमन विधि। इसमें क्या करते हैं, बालकों को इसलिए उदाहरण दिए जाते हैं ताकि बालक जो है वो आसानी से उस चीज को समझ सके, सरलता से उस चीज को समझ सके। और जितनी भी जो निम्न स्तरीय कक्षाएं होती हैं उन बालकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए या फिर उन बालकों की मानसिक शक्तियों को विकसित करने के लिए इस प्रकार की जो विधि है उसका उपयोग शिक्षण में किया जाता है। क्योंकि निम्न स्तरीय बालकों को हम सीधे नियम अगर बताते हैं तो बालक उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। अतः क्या किया जाता है, वहां पर हम बालकों को अनेक प्रकार के व्यवहारिक जो उदाहरण होते हैं उनका उपयोग करते हैं और उसके पश्चात हम कहां पहुंच जाते हैं, नियम तक पहुंच जाते हैं। तो बालक उस चीज को आसानी से समझ जाते हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि ये जो विधि है एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक विधि भी कह सकते हैं, खोज करने वाली विधि भी कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार से बालकों में इस विधि के माध्यम से वैज्ञानिकता का विकास किया जा सकता है। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी परिभाषाएं। अपन बात कर रहे थे परिभाषाओं की, और परिभाषाओं में अपन देखते हैं एक तो है फॉलर के अनुसार, दूसरी है जायसी के अनुसार। देखिएगा, पहली परिभाषा है कि आगमन विशेष से सामान्य, विशेष से सामान्य कहने का मतलब ये एक प्रकार से देखा जाए तो अपना एक शिक्षण सूत्र भी बन सकता है। अपने पहले शिक्षण से रिलेटेड शिक्षण सूत्र पढ़े थे, शिक्षण सिद्धांत पढ़े थे, तो उसमें शिक्षण सूत्र बनता है। एक शिक्षण सूत्र है कि हम जब भी बालकों को पढ़ाते हैं तो विशेष से सामान्य या फिर सामान्य से विशेष की ओर, ऐसे मान लीजिए विशेष की ओर। तो ऐसे ही ये जो एक प्रकार से शिक्षण सूत्र है वो इसमें लागू हो जाता है, क्या कि विशेष से सामान्य की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। तो वही बात इसमें कही गई है कि आगमन वह है जिसमें विशेष से सामान्य की ओर अथवा कम सामान्य से अधिक सामान्य की ओर, कम सामान्य से अधिक सामान्य की ओर हम कोई भी कार्य करते हैं और विधियुक्त क्या है वो अनुमान है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो चीज है उस चीज को अगर हम समझाना चाहते हैं छात्रों को तो वो एक प्रकार से छात्र के लिए वो थोड़ी सी रहती है, लेकिन उसको और अपन सरल बना देते हैं। तो वही चीज यहाँ कही गई है कि विशेष से सामान्य मान लो या फिर थोड़ा सा कम सामान्य है, बालक उसको थोड़ा जानता है और उसको बहुत अच्छे से जानने लग जाता है, यानी कि अधिक सामान्य उस बालक के लिए वो चीज हो जाती है। नेक्स्ट चीज देखते हैं
सामान्य विशेष दृष्टांतों की सहायता से, यानी जनरल जो उदाहरण होते हैं उनकी सहायता से हम क्या करते हैं, नियम तक पहुंचते हैं, नियम तक पहुंचते हैं। नियमों को विधि पूर्वक प्राप्त करने की क्रिया है, यानी ऐसी विधि जिसमें हम क्या करते हैं, सामान्य उदाहरण लेते हुए, एक प्रकार से बहुत सारे उदाहरण लेते हुए नियम बनाने की क्रिया को हम पूर्ण कर लेते हैं, या फिर उसमें नियम हम बना देते हैं और बालक को सिखा देते हैं कि कौन सी क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो ऐसी विधि जिसमें उदाहरणों की सहायता से कहां तक पहुंचते हैं, नियम तक हम पहुंचते हैं, तो वो विधि क्या कहलाती है, आगमन विधि कहलाती है। देखिएगा, सामान्यतः इस विधि के जो जनक है वो अरस्तु को माना जाता है। महत्वपूर्ण है, इसके जो जनक है, जनक कौन है इसके, अरस्तु। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि आगमन विधि के जनक कौन है। और जो दूसरी विधि अपन ने बात करी थी इसके साथ में ही है, वो भी साथ में चलेगी, वो है निगमन विधि। तो निगमन जो विधि है उसके जनक भी कौन है, अरस्तु ही है। वो हम आगे वाली जो शिक्षण विधि आएगी जस्ट अपनी, उसमें देखेंगे। तो महत्वपूर्ण बात ये रह जाएगी कि इसके जनक कौन है, अरस्तु। जिस प्रकार से अपन ने देखा था प्रयोजना विधि के किलपेट्रिक थे, वैसे ही। तो अपन क्या करते हैं, सोपान देखते हैं एक बार। इसके सोपानों में हम देखेंगे सबसे पहला पद कौन सा है, उदाहरण प्रस्तुत करना। हम बालक के सामने क्या करेंगे, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करते चले जाएंगे। मान लीजिए कोई भी चीज हमें समझानी हो बालकों को, कोई भी नियम हमें समझाना हो या उस नियम को बनाना हो, तो उससे पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, बालक के सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आता है नियमों की सत्यता निर्धारित करना, यानी जो वास्तविक रूप से जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है उसके लिए जो हम नियम बनाने वाले हैं, वो नियम बालक बनाता है तो वो सत्य है या नहीं है, इस चीज को भी बालक क्या करता है, निर्धारित करता है, या फिर हम क्या करेंगे, उसको निर्धारित करेंगे। फिर आता है नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, यानी जो नियम हमने बनाए हैं क्या वो सही हैं, क्या वो गलत हैं, इस चीज का भी हमें निर्धारण करना होता है। तो हम कह रहे हैं कि नियमों की सत्यता की पुष्टि करना, कि जो नियम बनाया वास्तविक रूप से वो सही है या गलत है, उसका उदाहरण अभी हम देखने वाले हैं। उदाहरण के आधार पर संभावित नियम बनाना, और अंत में क्या करते हैं, जो भी नियम बनने वाला होता है उस नियम को हम बना देते हैं कि एक प्रकार से इस प्रकार का संभावित नियम अपना बनता है। इस प्रकार से चार जो सोपान है, चार जो पद है, उसकी हम यहाँ स्थिति को देखे हैं, जिसमें उदाहरण प्रस्तुत किया, फिर नियमों की सत्यता को निर्धारित किया, फिर उसके बाद उसकी पुष्टि की, और जो संभावित नियम अपना बना उस नियम को हमने बना दिया। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं एक सरल ब्याज का, एक सरल ब्याज का एक सिंपल सा उदाहरण अपन लेते हैं और एक नियम का निर्माण करेंगे अभी। जैसे देखिएगा, मान लीजिए सरल ब्याज होता है तो उसका फॉर्मूला अपने को आता है ऑलरेडी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ उस चीज को। ज्यादातर जो बुक्स वगैरह बनती हैं वो हमेशा निगमन विधि के आधार पर निर्मित की जाती है, क्योंकि उसमें नियम बनाए जाते हैं और उसके पश्चात क्या किया जाता है, उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। तो वैसे ही हमने अभी तक पढ़ा है कि सरल ब्याज का सूत्र होता है समय गुणा मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे 100। सामान्य से नियम हमने पढ़ा हुआ है। अब इस नियम को हम देखेंगे कि वास्तविक रूप से क्या ये नियम सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए 1000 रुपए का 2 वर्ष का 10% की दर से ब्याज कितना होगा या क्या होगा, जो भी है। अब देखिएगा, ये जो चीजें हैं ये हमने अगर इसमें अपन रखते हैं, इस चीज में अपन रखते हैं, तो देखिएगा सिंपल सा एक नियम बना हुआ है कि मूलधन है 1000 गुणा समय है 2 वर्ष गुणा दर है 10% और बटे 100। ठीक है, ऐसा एक फॉर्मूला अपने पास में है जो कि निगमन विधि के आधार पर हमने पढ़ा हुआ है। पूर्व में हमें जो कक्षाएं थी विद्यालय में हमने सब कुछ पढ़ रखा है, वो सारी चीजें। अब देखिएगा, इसको हम नियम के आधार पर या इस आगमन विधि के आधार पर निर्मित करना चाहते हैं, तो यहां पर आइए, यहां पर लिखा हुआ मैंने ऑलरेडी पहले से। देखिएगा, हम याद करना चाह रहे हैं किसका, 1000 रुपए का। तो सबसे पहले हम मानते हैं हमेशा किस पर, 100 पर मान करके, हर चीज को हम 100 पर मान करके फिर हमेशा ज्ञात किया करते हैं। तो देखिएगा 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, हम उदाहरण या इसको उदाहरण की सहायता से समझते चले जाएंगे, छोटे छोटे भागों में बढ़ते हुए नियम की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 10 रुपए। क्यों, क्योंकि 10 रुपए, क्योंकि दर कितनी है,
10% वार्षिक है, हर 10 वर्ष पर हर 1 वर्ष पर 10% वार्षिक है, इसलिए 100 रुपए का है 10 रुपए, तो 1 रुपए का कितना हो जाएगा 1 वर्ष का 10/100, और ऐसे ही 1 रुपए का 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 10/100 गुणा 2, क्योंकि हम समय कितना ले रहे हैं 2 वर्ष ले रहे हैं, हमने समय कितना लिया 2 वर्ष लिया है। अब इसी को आगे देखें तो अब हमें कितने का ज्ञात करना है 1000 रुपए का, तो 1000 गुणा 1000 का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो 10। अब देखिएगा मूलधन, फिर उसके बाद में वर्ष और दर अपनी है 2%, तो ये वाली, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मूलधन कितना है इधर तो 1000 रुपए का, तो 1000 और बाकी जो अपना मान था वो ऐसा कैसा रख देते हैं, तो 10/100 गुणा 2, बात वही रह जाती है, सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। मूलधन आ रहा है, वर्ष आ रहा है, समय, और ये आ रही है दर/100, वो की वो चीजें कहाँ हैं यहां पर है, जो ऑलरेडी नियम अपने पास बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है मूलधन, ये मूलधन, फिर ये समय है, फिर ये दर है और /100, यानी ये जो नियम हमने बना दिया है किसके माध्यम से बनाया अपन ने, एक नियम के माध्यम से बनाया। तो इस प्रकार से बालक क्या करता है, उदाहरण की सहायता से कहां तक पहुंच जाता है, नियम तक पहुंच जाता है। अब देखिएगा इस विधि के शिक्षण के सूत्र होते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेक बार जो परीक्षाएं हैं उनमें पूछा जाता है कि आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है या फिर इस विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं, 2 शिक्षण सूत्र को एक साथ जोड़ करके बता दिया जाता है। तो देखिएगा इसका जो शिक्षण सूत्र है अपन वो देखते हैं कौन कौन से शिक्षण सूत्र बनते हैं। शिक्षण सूत्र किसके, आगमन विधि के। तो देखिएगा पहला सूत्र बनता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। कैसे हुआ पूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एक बड़ा उदाहरण लेते हैं और पूरा उदाहरण अंत में कहां पर जाकर के रुक जाता है, एक छोटे से नियम पर जाकर के रुक जाता है। इसका मतलब पूरा हमने लिया और उसको किस में तब्दील कर दिया, एक छोटे से नियम में हमने बदल दिया है, इसलिए इसको कहा जाता है कि पूर्ण से अंश की ओर। फिर दूसरा नियम आता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है, क्योंकि वो चीज हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, विशिष्ट है, और अंत में जाते जाते एक प्रकार से जो सूत्र बना है, जो नियम हमने बनाया है वो कैसा हो जाता है, एक सामान्य सा बन जाता है। नंबर 3 पे हम बात करेंगे, तो इसमें चलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। वो सारी चीजें हमें ज्ञात हैं और हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, सूत्र ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो वो कैसा है, अज्ञात है, हमें अभी इसका पता नहीं है। इससे पहले जो चीजें हैं वो हमारे पास में ऑलरेडी हैं, नियम हम बनाएंगे लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं, तो हम ज्ञात करेंगे। इसका मतलब जो चीजें हम जानते हैं उनसे कहां की ओर जा रहे हैं, जो चीजें हम नहीं जानते हैं उनकी ओर हम बढ़ रहे होते हैं। नंबर 4 की अगर बात करें तो हम कहते हैं कि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। और जो कि हमारी महत्वपूर्ण विधि ऐसी है ये विधि कि जिसमें पहले उदाहरण लिए जाते हैं और उसके बाद कहां पहुंच जाते हैं, अपन नियम की ओर पहुंच जाते हैं। इसलिए ये क्या है, उदाहरण से नियम की ओर। ये शिक्षण सूत्र भी इसमें महत्वपूर्ण है। और अंतिम जो आता है वो आता है सरल से जटिल, या फिर कठिन भी कह सकते हैं आप इसको, कठिन की और, सरल से जटिल या फिर सरल से कठिन की ओर। क्यों कहेंगे ऐसा, क्योंकि हमारे सामने जो भी चीजें रखी गई हैं वो हमारे सामने अभी तक कैसी है, एक प्रकार से सरल है, और हम कहां पहुंच रहे हैं, एक कठिन सा क्या बना देते हैं, नियम बना देते हैं, उस नियम की ओर हम पहुंच रहे हैं। सारी चीजें हमारे सामने दी गई हैं वो कैसी हैं, सरल चीजें हैं, और हम कहां पहुंच रहे हैं, नियम की ओर पहुंच रहे हैं, इसलिए वो कैसा बन जाता है, एक प्रकार से जटिल होता है। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से शिक्षण सूत्र। तो 5 जो शिक्षण सूत्र हैं वो महत्वपूर्ण है, 5 जो शिक्षण सूत्र हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इन सबको याद रखने का सबसे अच्छा जो तरीका है,
या यूं कहें कि सबसे अच्छी जो विधि है कि ये जो पांचों के पांचों जो शिक्षण के सूत्र हैं हमें याद कैसे रहें, तो इसके लिए एक शानदार सी और सिंपल सी एक ट्रिक आपके सामने रखी है, वो देखिएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप ट्रिक है कि पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण की पूर्ण विशिष्ट, एक बार फिर से देखना, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण के द्वारा सरल करना। एक सिंपल सी लाइन आपको ध्यान में रखनी है, पांचों के पांचों शिक्षण सूत्र हैं वो इस लाइन में समाये हुए हैं, और ये दोनों जगह अपने को काम आने वाली है। निगमन में भी यही लाइन काम आएगी और आगमन में भी। कैसे, तो देखिएगा इस विधि में शिक्षण सूत्र कौन कौन से आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले पूर्ण आया है, तो पूर्ण आया है इसका मतलब पूर्ण के नीचे एरो लगा देंगे, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर पहला हो गया। विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर हो गया, उदाहरण से नियम की ओर हो गया, और सरल से कठिन की ओर हो गया। ध्यान रखना है कि इसमें क्या लगाना है, अपने को एरो जो है वो नीचे की ओर लगाना है, और लाइन अपने को ध्यान में रखनी है कि पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण के द्वारा सरल करना, पूर्ण विशिष्ट ज्ञात को उदाहरण के द्वारा सरल करना। इसका मतलब इस लाइन में पांचों के पांचों जो शिक्षण सूत्र है वो पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और सरल से कठिन की ओर। एरो आपको नीचे की ओर लगाना है। अब देखिएगा छोटा सा इसमें एक और मैं बता देता हूं, इसी में अगर अपन देखें तो जो आपकी जो निगमन विधि होगी उसमें एरो ऊपर की ओर लग जाएगा, और उसका पूरा का पूरा सेम ऐसा ही रह जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें अपन बाद में देखने वाले हैं। अब देख लेते हैं इस विधि के गुण और दोष। तो देखते हैं आगमन विधि के गुण। और आगमन विधि के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो पहला गुण हम देखेंगे। पहला गुण यह कहता है कि बालक को किसके माध्यम से समझाया जाता है, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। इसका मतलब बालकों में एक प्रकार से खोज की प्रवृत्ति है, इस विधि द्वारा विकसित की जा सकती है। या फिर यूं कहें कि जो उदाहरण उन बालकों को ज्यादा प्रस्तुत करने पड़ते हैं जो निम्न स्तरीय कक्षाएं होती हैं, वो बालक आसानी से किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, या फिर नियम वो बालक आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो उन बालकों के लिए हम क्या करेंगे, पहले उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात हम क्या करेंगे, नियम बना देंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला यही आता है कि यह विधि बालकों में खोज करने की क्षमता विकसित करती है। पहली हो गई, बालकों में क्या करती है, ये खोज करती है। दूसरा, यह है निम्न स्तरीय कक्षाओं हेतु उपयोगी है। उपयोगी है क्यों है उपयोगी, क्योंकि छोटी जो कक्षाएं होती हैं उन बालकों को हम ज्यादा से ज्यादा किसके माध्यम से समझाते हैं, उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। इसलिए क्या हो जाता है कि निम्न स्तरीय जो कक्षाएं हैं उनके लिए यह विधि उपयोगी है। तीसरा देखते हैं अपन
कि इस विधि में जो बालक है वो भी सक्रिय रहता है और शिक्षक भी क्या रहेगा, सक्रिय रहेगा। तो यूं कह सकते हैं कि यह विधि शिक्षक एवं बालक दोनों को सक्रिय रखती है, क्यों? क्योंकि दोनों इसमें कार्य कर रहे होते हैं। नंबर 4 की बात करें तो कह सकते हैं कि यह विधि बालकों को परिश्रमी बनाती है। कैसे बनाती है? बालकों को परिश्रमी बनाती है। आगे की देखते हैं। इस विधि से बालक नवीन ज्ञान का अवसर प्राप्त करते हैं, तो यूं कहा जा सकता है कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये ऐसी विधि है जिसमें किसी भी प्रकार की समस्या अगर बालक के सामने होती है तो वो बालक निश्चित रूप से अपने स्तर पर हर एक समस्या का समाधान करना सीख लेता है। नियमों वाली जो आती है, निगमन विधि आती है, केवल अगर बालक को सूत्र याद है या सूत्र करना ध्यान में है, सूत्र के माध्यम से हल करना अगर बालक को आता है तो निश्चित रूप से वो हल कर देगा, अन्यथा उस समस्या का समाधान वो नहीं कर पाएगा। लेकिन इस विधि में क्या करता है, बालक को निश्चित रूप से ये पता है कि नियम स्वयं बालक बनाना जानता है, ऑलरेडी जानता है। क्यों? क्योंकि उदाहरण के माध्यम से बालक नियम बनाना सीख रहा है। तो अब चाहे बालक के सामने किसी भी प्रकार की आप समस्या रख दीजिएगा, वो बालक क्या कर लेगा, उस समस्या का समाधान कर ही लेगा। चलो इसके दोस्त देखते हैं। आगमन विधि के दोष। अब दोष कौन कौन से हैं वो देखिए, कमियां देख लीजिए इसकी कि इस विधि में क्या क्या कमियां हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो पहली कमी यही मान लेते हैं कि यह विधि उच्च स्तरीय कक्षाओं हेतु उपयोगी नहीं है या अधिक उपयोगी नहीं है। अधिक उपयोगी नहीं है, पहली चीज। उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं, इस विधि से बालकों को अधिक परिश्रम करना होता है। तो अगर बालक लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से बालकों को क्या होती है, थकावट अनुभव होती है। नंबर 3 है, इस विधि से बालकों एवं शिक्षकों को अधिक समय की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस विधि से बालकों एवं शिक्षकों को अधिक समय की आवश्यकता होती है। क्यों होगी? क्योंकि पहले शिक्षक ये सारी चीजें समझाएगा, फिर बालक समस्याओं का समाधान करेंगे, नियम बनाएंगे, तो निश्चित रूप से बालक को क्या होगा, अधिक समय की आवश्यकता होगी। वो धीरे धीरे जैसे उसकी स्थिति होगी उसके अनुरूप क्या बनाता है, वो नियम बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं।
इस विधि से निश्चित समयावधि में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बालक को हर एक बिंदु का हम क्या बनाएंगे, नियम बनाएंगे। धीरे धीरे उस सोपानों से होते हुए बालक समस्याओं का समाधान करना सीखेगा, फिर एक नियम का निर्माण करेगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम प्रस्तुत करेंगे, फिर नियम बनाएंगे। तो उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। और एक हमारे विद्यालय की जो निश्चित समयावधि होती है कि इस समय के अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण होना ही आवश्यक है, तो उसके अंतर्गत वो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इस विधि के दोष हो गए हैं। तो ये थी आपकी एक आगमन विधि, और इस आगमन विधि को हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम देखेंगे निगमन विधि। ठीक है, धन्यवाद। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।